अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.3 करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, भेजा गया है तो 90 डिग्री एंगल पर। तो बताना है क्या कि रेडियस कितना होगा। सर्कुलर मोशन तो करेगा, हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं 90 डिग्री एंगल पर तो वो ये सर्कुलर मोशन करता है। तो उसका रेडियस पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है और काइनेटिक एनर्जी पता करना है उस इलेक्ट्रॉन का। डाटा दिया हुआ है सब कुछ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इतना है, मास इतना है, वेलोसिटी से फेंके मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो रेडियस निकालना ये सब तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। रेडियस बराबर क्या फार्मूला होता है, mv/qb। तो m का मान दिए ही, वेलोसिटी भी दे दिए, चार्ज भी दे दिए, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिए, तो आराम से ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये इससे ये 1696 ये आ गया और ये मल्टीप्लाई करके ये दोनों ये सब चीज़ तो कर ही सकते हो। क्या कहते हैं पावर -1 है, ये डिवाइड हो गया तो रेडियस ये क्या कहते हैं इतना मीटर में आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में आंसर दे दिया है 26 सेंटीमीटर, जबकि वो गलती है, इतना होगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो उसमें आप चाहो तो एक फार्मूला ये भी, जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, वो ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते थे qb/2πm। तो उससे भी वही आंसर आता जो एनसीईआरटी में फार्मूला यूज़ किया है, उसके भी वही आएगा। और वो एनसीईआरटी में जो वो फार्मूला यूज़ किया है वो कहाँ से किया है वो हम समझा दे देते हैं। जैसे चूँकि टाइम पीरियड बराबर क्या फार्मूला होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम बराबर क्या फार्मूला है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यानी एक चक्कर का डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा परिधि सर्कमफेरेंस पेरीमीटर उसका, तो वो हो गया 2πr बाय क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। ये वो टाइम बताएगा जितना में एक चक्कर लगता है, उसी को तो टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड का ये फार्मूला हो गया। और फ्रीक्वेंसी होता है क्या, 1 टाइम पीरियड। ये फार्मूला पढ़े होगे, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी कि 2πr/v, यही चीज़ है ना। टाइम पीरियड की जगह पे 2πr/v, v ऊपर चला गया तो v/2πr। ये भी फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी बराबर v/2πr। चाहो तो आप ये यूज़ करो या फिर qb/2πm, दोनों से सेम टू सेम यही आंसर आएगा 17 मेगाहर्ट्ज। जबकि एनसीईआरटी में आंसर दे दिया है 2 मेगाहर्ट्ज, जबकि वो गलती है, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बस वो पुट कर दिए। 2 ठीक है, पाई का मान इतना पुट कर दिए। रेडियस क्या कहते हैं हम लोग अभी निकाले हैं 28 सेंटीमीटर यानी कि 0.28 मीटर। तो मीटर में ना ऐसा यूनिट भी ना लिखेंगे। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो 3 ये 10⁻7 है, इसमें से हम लोग 10 ले लिए, तो 10 ले लिए तो ये 30 बन गया, ये हो गया 10⁻6। 7 को 10 था ना, तो एक तो इसमें ले लिए, इसको 30 बना दिए, इसको 10⁻6 कर दिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया, इसको इससे डिवाइड किए, तो ये डिवाइड करने से ये 17 बार में आएगा। 10⁻6 ये हर्ज है, ये 10⁻6 कोई मेगा बोला जाता है, तो ये 17 मेगा हर्ज इतना हो गया फ्रिक्वेंसी, आंसर हो गया। जबकि उसमें एनसीईआरटी में 2 मेगा हर्ज दिया, वो गलत है। ठीक है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। और एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी बोला गया निकाल ले। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है, फार्मूला 12mv²। इसमें क्या कहते हैं, बोला है कि काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। तो बस वही थोड़ा सा कन्वर्जन करने में आपको दिक्कत हुआ होगा। तो हाफ तो ठीक है, मास दिया हुआ बैठा दिए, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर पावर पे पावर 7 दूना मल्टीप्लाई हो गया पावर पे पावर, तो ये 7 दूना 14 हो गया। अब इसको 9 81 बट ये क्या है 2 है, ये 10⁻31 और 14 करेंगे तो ये 10⁻17 हो गया। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ना, इसको से डिवाइड किए, ये हो गया इतना। जूल में आंसर मांगता ना तो यहीं तक आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे क्या करेंगे। अब चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.6 × इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए 1 जूल बराबर ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको तो इतना जूल चाहिए ना, तो 1 जूल बराबर 1 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल बराबर क्या, जो इतना इंटू क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 जूल बराबर 1 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो इसलिए इतना जूल बराबर क्या है, इतना गुना इससे मल्टीप्लाई, इतना गुना इससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने का हो गया तो 40.5 है, डिवाइडेड बाय क्या है 1.6 है, ये 10⁻17 है, ये 10⁻19 है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 25.31 आएगा, ये 10⁻17 10⁻19 ये दोनों कट जाएगा। तो -17 और क्या कहते हैं -19 है ना, तो कटेगा तो यहाँ नीचे में -2 रहेगा। ये नीचे में जो -2 है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻+2 बन जाएगा। ठीक, तो ये 25.31 और यहाँ ये ऐसा है, तो पॉइंट को एक लेफ्ट साइड लेकर के जाते हैं तो जब पावर में एक जुटता है ना, संख्या छोटा की है ना, तो पावर इधर बढ़ाएंगे
तो ये पॉइंट को इधर लेकर के आए तो 2.53, 1 को ऐसे गायब कर दिए, 2 अंक तक ही लिए आए इधर, तो ये 2 से क्या हो गया, पॉइंट को एक तरफ इधर किए तो ये 2 से बढ़ के ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 2.53 को 2.5 ऑलमोस्ट लिख दिए, इसको इतना लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी से आंसर मिला सके। और ये 10⁻³ को ही किलो बोला जाता है, जैसे 10⁻6 को मेगा बोला जाता है ना, उसी तरह से 10⁻³ को किलो बोला जाता है ना। तो ये हो गया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी को लिख दिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब अब इससे ये जो है इतना से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बारीकी से देखो, एक स्टेप बाय स्टेप आपको देख के ही समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन।